हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है हमारा डे 5 और आज हम पढ़ने वाले हैं आरसीआई, जिसको हम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट, जो कि हमारा 1995 में आया था। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एनटीए एक्ट, जो 1999 में आया था। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरसीआई से। सबसे पहले आरसीआई की हिस्ट्री को समझते हैं। सबसे पहले एक बात समझो, जो आरसीआई है उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। 1981 के बाद इंडिया में ये फील हुआ कि जो डिसेबल्ड होते हैं, जिनको दिव्यांग बोलते हैं, उनके लिए काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशंस फिक्स होनी चाहिए। हर इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से ट्रेनिंग दे रहा था, जिससे क्वालिटी जो थी वो मेंटेन नहीं हो पा रही थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने 1986 में आरसीआई को एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में एस्टेब्लिश किया था। लेकिन उस टाइम आरसीआई के पास लीगल पावर्स नहीं थी, ये सिर्फ गाइडेंस और एडवाइस दे सकती थी वहाँ पे। इसलिए गवर्नमेंट ने 1992 में रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 में पास किया था। ये एक्ट 1993 में इम्प्लीमेंट हुआ और आरसीआई को लीगल अथॉरिटी मिली थी। फिर अब आरसीआई सिर्फ एडवाइस नहीं देती थी, बल्कि रूल्स और स्टैंडर्ड्स भी डिसाइड करने लगी थी। बाद में 2000 में आरसीआई एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, जिससे आरसीआई और भी स्ट्रॉन्ग बन गई थी और इसके पावर्स बढ़ गए थे। फिर अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना। आरसीआई के मेन फंक्शंस, जो आरसीआई का जो सबसे बड़ा मेन फंक्शन है, स्पेशल एजुकेटर्स और रिहेबिलिटेशन कोर्सेज को रिकॉग्निशन देना। रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स को रजिस्ट्रेशन करवाना, जैसे जो हमारी CRR नंबर होता है उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है हमें। और जो हम कोर्स कर रहे हैं वो हमारा आरसीआई अप्रूव्ड होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं हमारे। सिलेबस और करिकुलम डिसाइड करना, ये जो सिलेबस और करिकुलम होता है उसको भी डिसाइड करते हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को मॉनिटर करना कि वो आरसीआई के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। फिर होता है ट्रेनिंग की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना। और फिर होता है क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर को मेंटेन करना, मतलब उनके लिए CRE प्रोवाइड करवाना, जिससे कि वो आगे की पढ़ाई भी वो कंटिन्यू कर सके अपनी। मतलब कि CRE का मतलब इसीलिए होती है ताकि जो स्पेशल एजुकेटर्स है वो अपडेटेड रहे। तो इसमें जो हमें ईयर्स हमें याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा हमें कि आरसीआई के जो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस तो हमने पढ़ ही लिए। और ईयर्स में जैसे 1986 में एस्टेब्लिश हुई थी और 1992 में ये एक्ट पास हुआ था। 1993 में ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था और 2000 में इसको अमेंडमेंट किया गया था इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995, जिसे हम शॉर्ट में पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 भी बोलते हैं। ये एक्ट जो है एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो के बाद आप इस टॉपिक को इजीली समझ जाओगे। बहुत इजी टॉपिक है। पीडब्ल्यूडी एक्ट की नीड सबसे पहले हम यूँ समझते हैं हमें पड़ी क्यों। 1995 से पहले इंडिया में जो डिसेबल पर्सन्स थे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रॉपर लॉ नहीं थे। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक प्लेसेस में उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट बनाया था।
ये इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव डिसेबिलिटी लॉ था। पीडब्ल्यूडी एक्ट की फुल फॉर्म है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि पीडब्ल्यूडी एक्ट की फुल फॉर्म बताओ, तो इसकी फुल फॉर्म के साथ में हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, ये भी याद रखने वाली चीज़ है इसमें। अब इसमें जो नाम है, इसका जो नाम है पूरा, इसी से 3 ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्लियर हो जाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स और फुल पार्टिसिपेशन। इसका मेन पर्पस यही था कि जो डिसेबल पर्सन्स है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। मतलब जो नॉर्मल पर्सन को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो अपॉर्चुनिटीज़ डिसेबल बच्चे को या फिर जो पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, उसको भी मिलनी चाहिए। उनके लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, सोसाइटी में उनकी फुल पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाना, मतलब कि उनको अलग फील ना हो, उन्हें जो डिसेबल्ड है उनको लगना चाहिए वो भी सोसाइटी का ही पार्ट है। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना, मतलब कि जैसे जो कोटा होता है ना, जैसे जो रिजर्वेशंस होती है, जॉब्स में भी मिलती है, और स्टडीज़ में जैसे एंट्रेंस होते हैं वहाँ पे भी हमें जो डिसेबल पर्सन्स होते हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन देखने को मिलती है, जिससे मतलब इसमें हम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं उनको कि वो पार्टिसिपेट करें। अब पीडब्ल्यूडी एक्ट के जो मेन फीचर्स है, सबसे पहला है हमारा एजुकेशन। गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी, जिससे सूटेबल एज तक, उनकी जो सूटेबल एज है वहाँ उनको हमें एजुकेशन उनको देनी है, वो भी फ्री में। स्पेशल स्कूल्स और इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना, ये उनका मेन फीचर्स थे। टीचिंग मटेरियल और असिस्टिव डिवाइसेस को भी उन तक प्रोवाइड करवाना, ये एजुकेशन में बहुत ज़रूरी था कि उनको फ्री एजुकेशन मिले, और उनको इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना और टीचिंग मटेरियल उनको प्रोवाइड करवाना। दूसरा, टीचिंग एजुकेशन के बाद उनके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम किया गया था कि जो गवर्नमेंट जॉब्स में 3% की रिजर्वेशन उनको मिलनी चाहिए। मतलब जैसे अगर 100 सीट्स है तो 100 में से 3 सीट्स तो पर्सन विद डिसेबल्ड के लिए रिजर्व होनी ही चाहिए। ये रिजर्वेशन 3 कैटेगरीज के लिए था, ब्लाइंडनेस, लो विजन वाले, दूसरा हियरिंग इम्पेयरमेंट, और तीसरा था लोकोमोटर डिसेबिलिटी या फिर सेरेब्रल पल्सी। हर कैटेगरी के लिए 1% रिजर्वेशन था। तीसरा हमारा, उन्होंने बैरियर फ्री एनवायरनमेंट पे भी काम किया था। पब्लिक बिल्डिंग्स, रोड्स और ट्रांसपोर्ट को एक्सेसिबल बनाना, उनका मेन गोल यही था कि अगर बाहर वो कहीं पे भी अगर डिसेबल पर्सन्स जाते हैं तो वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। रैंप होने चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए, है ना, और पब्लिक बिल्डिंग्स होनी चाहिए, टॉयलेट्स वहाँ पे होने चाहिए, ताकि जो डिसेबल पर्सन्स है उनको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए यूज़ करने में। फिर उसके बाद है सोशल सिक्योरिटी, रिहेबिलिटेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करवाने का भी उन्होंने स्टेप उठाया था। इस एक्ट में ना टोटल 7 डिसेबिलिटी इंक्लूड की गई थी। सबसे पहली जो डिसेबिलिटी थी वो थी ब्लाइंडनेस, फिर थी लो विजन, फिर थी लेप्रोसी क्योर्ड, फोर्थ हमारी हियरिंग इम्पेयरमेंट, फिफ्थ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सिक्स्थ मेंटल रिटार्डेशन जिसको अब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं, और सेवंथ है हमारी मेंटल इलनेस। अब जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसको रिप्लेस किया जाता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के द्वारा जो 2016 में आया था। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की फुल फॉर्म है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। इस नए एक्ट ने पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को रिप्लेस कर दिया था। सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि डिसेबिलिटीज़ की जो नंबर्स थे वो 7 से बढ़कर 21 हो जाते हैं। रिजर्वेशन भी 3 से बढ़ के 4 हो जाता है। अब इसमें जो पीडब्ल्यूडी एक्ट में मेन
जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो ये एक्ट पास हुआ था 1995 में, इसमें 7 डिसेबिलिटीज़ थी, 3% का रिजर्वेशन था फॉर जॉब्स, और इसको जो था मतलब कि 2016 में PWD एक्ट को चेंज करके RPWD एक्ट के द्वारा मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको, जिसमें 21 डिसेबिलिटीज़ थी और 3% से बढ़ाकर जो रिजर्वेशन था वो 4% पे हो जाता है। तो PWD एक्ट और RPWD एक्ट का कंपैरिजन बहुत पूछा जाता है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली आप समझ सकते हो इसको, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस यही है, एक तो ईयर याद रखना, PWD एक्ट 1995 में आया था और RPWD एक्ट हमारा 2016 में आया था। PWD में 7 डिसेबिलिटीज़ है और उसमें 21 डिसेबिलिटीज़ है, रिजर्वेशन पहले वाले में 3 है, RPWD में 4% है, बस आपको यही याद रखना है। फिर इसके बाद हमारा आता है NTA एक्ट, जिसको हम बोलते हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जो हमारा 1999 में आया था। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 एक ऐसा लॉ है जो कुछ स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन्स की केयर, प्रोटेक्शन, वेलफेयर और इंडिपेंडेंट लिविंग को सपोर्ट करता है। ये जो एक्ट है इसके अंडर में नेशनल ट्रस्ट नाम के एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई गई है। ये एक्ट क्यों लाया गया? सबसे पहले जो डिसेबिलिटीज़ वाले जो पर्सन्स होते थे उनके पेरेंट्स को फ्यूचर की बहुत टेंशन रहती थी। उनकी पेरेंट्स ये सोचते थे कि हमारे बाद में बच्चों की केयर कौन करेगा या उनका क्या होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने 1999 में ये NTA एक्ट बनाया था। इस एक्ट के अंडर में कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ आते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे स्टार्टिंग में 4 डिसेबिलिटीज़ थी हमारी, ये ऑटिज़म, सेरेब्रल पल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब जो ये NTA एक्ट था उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि जो ये पर्सन्स है डिसेबल पर्सन्स है उनकी प्रोटेक्शन करना और वेलफेयर इंश्योर करना, उनकी मतलब उनको कुछ ऐसा प्रोवाइड करना कि जिससे वो अपने आप को फीड कर सके और अपनी फैमिली को फीड कर सके, मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। उनके जो इंडिपेंडेंट लिविंग हो को प्रमोट करने के लिए उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि उनकी जो इंडिपेंडेंट लिविंग हो सके। पेरेंट्स और गार्जियंस है उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सके वे। लीगल गार्डियनशिप प्रोवाइड करवाना, NGOs और जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके थ्रू रिहेबिलिटेशन सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवाना। अब उनके जो फंक्शंस थे वो थे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाना, स्किल्स डेवलप करना और जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती है उनको प्रमोट करना, रेजिडेंशियल केयर और कम्युनिटी लिविंग को सपोर्ट करना, कि घर पे आके भी उनकी केयर करे, उनको आसपास में जो रहते हैं सोसाइटी में वो उनको सपोर्ट करे। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनके जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ये उनके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। उनका जो मेन फोकस था वेलफेयर, प्रोटेक्शन, गार्जियनशिप और इंडिपेंडेंट लिविंग पे उनका फोकस था। और जो NTA एक्ट है उसमें जो 4 डिसेबिलिटीज़ कवर थी वो ऑटिज्म थी, सेरेब्रल पल्सी थी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ थी। तो जो ये NTA एक्ट है उसका मेन पर्पस सिर्फ फैसिलिटीज़ देना नहीं था बल्कि PWD वालों को डिग्निटी के साथ इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का मौका भी देने का था। अब हम NTA एक्ट के जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उनकी जो सबसे पहली स्कीम थी वो थी निरामया स्कीम। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम में ऑटिज्म, सेरेब्रल पल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और
मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले जो पर्सन्स है उनके लिए बनाई गई थी ये। इसका मेन पर्पस है हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंसेस में फाइनेंशियल सपोर्ट देना। निरामया का मतलब जैसे हेल्थ इंश्योरेंस ही होता है। और सेकंड नंबर पे है दिशा स्कीम। दिशा स्कीम में 0 से लेकर 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए है ये। इस स्कीम में बच्चों को बेसिक लर्निंग, कम्युनिकेशंस और डेली लाइफ स्किल्स सिखाई जाती है। तीसरे नंबर में विकास स्कीम है। ये एक डे केयर प्रोग्राम है। इसमें जो डिसेबल पर्सन्स होते हैं उनको दिन में ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है और जो सोशल स्किल्स होती है, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ होती है, वो सिखाई जाती है। फिर हमारी 4th नंबर पे समर्थ स्कीम। समर्थ स्कीम उन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए है जिनके पेरेंट्स या गार्जियंस उनकी रेगुलर केयर नहीं कर पाते। ये रेजिडेंशियल और रिस्पाइट केयर प्रोवाइड करती है। मतलब कि इस स्कीम में जो उनकी देखभाल नहीं करते उनको पैसे मिलते हैं इसमें स्कीम से। फिर हमारी 5th नंबर पे घरा उंडा स्कीम। इस स्कीम में जो अडल्ट पर्सन्स होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं उनको लाइफ टाइम शेल्टर और ग्रुप होम प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पे। इसका एम इंडिपेंडेंट और सेफ लिविंग है। फिर हमारा सहयोगी स्कीम। इस स्कीम में जो केयर गिवर्स और जो फैमिली मेम्बर्स है उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो जब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की बेटर केयर कर सके। फिर प्रेरणा स्कीम है। इसका में जो मेन जो फोकस है वो वोकेशनल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट पे है। इसके थ्रू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है। फिर 8th है बढ़ते कदम स्कीम। ये स्कीम अवेयरनेस इंक्लूजन को प्रमोट करती है। सोसाइटी में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होती है उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2006। ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेशल एजुकेशन DSSB वाले उस पार्ट में। इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो पॉलिसी थी वो क्यों लाई गई थी। जो ये जो पॉलिसी थी है ना 10 फरवरी 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना और उनके जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना था और उन्हें सोसाइटी में फुल पार्टिसिपेशन का मौका देने का था। ये जो पॉलिसी थी इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। जो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव था कि प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी होने मतलब जो डिसेबिलिटी है उनके होने के चांसेस को कम करना और इसके बारे में लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना। सेकंड था अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली इंटरवेंशन। मतलब अगर डिसेबिलिटी का जल्दी पता चल जाए तो जल्दी ट्रीटमेंट और सपोर्ट दिया जा सके ताकि। तीसरा था रिहेबिलिटेशन। PWD को मेडिकल, एजुकेशनल और वोकेशनल सपोर्ट देकर उनको इंडिपेंडेंट बनाना था। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था। फिर उसके बाद उनका ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन को लेकर। मतलब जो हर बच्चा है जो डिसेबल्ड है उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले और इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया गया और ज़रूरत पड़ने पर स्पेशल एजुकेशन की भी प्रोविज़न रखी गई थी। फिर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी सोचा था कि स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। फिर एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट था। जैसे जो स्कूल्स, ऑफिस होते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स होती है और जो ट्रांसपोर्ट है वो उनको जैसे जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं वो उनको यूज़ कर सके। जैसे जो व्हील चेयर यूज़र है और जो दूसरे पर्सन डिसेबिलिटीज़ वाले हैं वो बिना किसी प्रॉब्लम के उनको यूज़ कर सके। जैसे लिफ्ट्स का लगाना, रैंप्स लगा देना, जिससे उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सोसाइटी में। फिर 7th नंबर पे हमारा सोशल सिक्योरिटी। उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना
इंश्योरेंस और उनकी वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू उनको सपोर्ट देना, जैसे मतलब उनके लिए पेंशन वगैरह प्रोवाइड करवाना। 8th ऑब्जेक्टिव हमारा वुमेन एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, मतलब जो औरतें हैं और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको एजुकेशन, सेफ्टी और हेल्थ और एम्पावरमेंट पर उन पे स्पेशल फोकस दिया गया था। 9th ऑब्जेक्टिव है रिसर्च एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब जो नई नई टेक्नोलॉजीज और असिस्टिव डिवाइसेस आते हैं उनको डेवलप किया जाए और उनको प्रमोट भी किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे वो यूज़ कर सके उनको असिस्टिव डिवाइसेस को, जैसे हियरिंग एड्स हो जाते हैं हमारे। 10th नंबर पे हमारा रोल ऑफ NGOs, जो गवर्नमेंट के साथ साथ NGOs भी मिलकर रिहेबिलिटेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस में काम करे। मतलब NGOs का भी बहुत बड़ा रोल रहा था इन चीज़ों में, डिसेबिलिटी वालों में, कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना, उनको सपोर्ट करना। 11th नंबर पे हमारा सब स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन एंड कल्चर, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनको स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ और रिक्रिएशन में पार्टिसिपेट करने के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, मतलब कि उनको जैसे जो ओलंपिक्स होते हैं उनमें भी उनको पार्टिसिपेशन किया जाता है। अभी जो दिव्यांग होते हैं तो उनको कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी उनको पार्टिसिपेट करवाने का मौका दिया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था, इस पॉलिसी में मतलब लिखा हुआ है ऐसा। अब हम बात करेंगे RPWD एक्ट के बारे में, जो हमारा 2016 में आया था। उसको जानने से पहले सबसे पहले एक सवाल जो है आपके मन में आया होगा कि जब 1995 का जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट आया था पहले, तो फिर नया एक्ट लाने की क्या ज़रूरत है। तो इसका आंसर है कि 1995 का जब एक्ट आया था वो उस टाइम पर अपने हिसाब से अच्छा था, लेकिन उसमें काफ़ी लिमिटेशंस थी। उसमें जो डिसेबिलिटीज़ थी सिर्फ 7 मानी जाती थी, एसेसिबिलिटी पर इतना फोकस नहीं था, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थे उनके राइट्स को भी उतने स्ट्रांगली प्रोटेक्ट नहीं किया गया था। इसी बीच इंडिया ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जिसको हम UNCRPD बोलते हैं, को एक्सेप्ट किया, UNCRPD को एक्सेप्ट किया था। इसके बाद ज़रूरत महसूस हुई कि इंडिया का लॉ भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपडेट होना चाहिए। इस वजह से पार्लियामेंट ने राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 पास किया था। अब सवाल आता है कि इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इस एक्ट का जो सबसे बड़ा एम है वो ये है कि हर पर्सन विद डिसेबिलिटी को सोसाइटी में इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, डिग्निटी, रिस्पेक्ट और फुल पार्टिसिपेशन मिले। यानी जो डिसेबिलिटी किसी भी इंसान के सपनों के बीच रुकावट नहीं बननी चाहिए। अब बात करते हैं कि इस एक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है। तो जो पहले जो PWD एक्ट था उसमें 7 डिसेबिलिटीज़ थी, लेकिन जो RPWD एक्ट है उसमें 7 से बढ़ाकर 21 डिसेबिलिटीज़ करी थी। ये RPWD एक्ट का सबसे फेमस पॉइंट है, मतलब इसमें जो डिसेबिलिटीज़ थी 7 से बढ़ाकर 21 डिसेबिलिटीज़ की गई है। पुराने एक्ट में सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज़ थी, लेकिन नए एक्ट में उनकी संख्या जो है वो 21 कर दी है। इससे कई और डिसेबिलिटीज़ को लीगल रिकॉग्निशन मिली और उन लोगों को भी गवर्नमेंट स्कीम्स और राइट्स का बेनिफिट मिलना शुरू। सेकंड फीचर है इसका इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये एक्ट कहता है कि किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ, मतलब किसी के साथ भी सिर्फ डिसेबिलिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो या ऑफिस में हो या किसी भी पब्लिक प्लेस में हो, उनको हर जगह पर इक्वल ट्रीटमेंट और मिलना चाहिए। थर्ड फिर हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। हर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। स्कूल को एसेसिबल बनाना, ट्रेंड टीचर प्रोवाइड करना और ज़रूरत के हिसाब से सपोर्ट सर्विसेज देना भी इस एक्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट है।
फिर फोर्थ है फ्री एजुकेशन। बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले 6 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन का प्रोविज़न दिया गया है। इसमें ये एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें 6 साल से लेके 18 साल तक के जो डिसेबल बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। फिफ्थ है रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। अब इसमें जो गवर्नमेंट जॉब्स में 4% रिजर्वेशन बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स को के लिए दिया गया है। इसका पर्पस जो था अपॉर्चुनिटीज़ था, मतलब एम्प्लॉयमेंट देना था कि जो डिसेबल पर्सनस है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। सिक्स्थ हमारा रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन। गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट एडेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनमें 5% रिजर्वेशन दिया गया है, ताकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है वो हायर एजुकेशन से दूर ना हो, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई कि वो जैसे कॉलेजेस में जाकर एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए सीट रिजर्व रहती है 5%। सेवंथ है एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी का मतलब सिर्फ रैंप्स बनाना या लिफ्ट्स बनाना नहीं है। एसेसिबल बिल्डिंग्स, एसेसिबल ट्रांसपोर्ट, एसेसिबल टॉयलेट्स, लिफ्ट्स, टैक्टाइल पाथ, ब्रेल साइन बोर्ड्स, स्क्रीन रीडर्स और डिजिटल एसेसिबिलिटी सब इसमें इंक्लूड होते हैं। यानी जितने भी हर जो ये पब्लिक सर्विसेज है सबके लिए उसे यूज़ करना इजी होना चाहिए उनके लिए। एट्थ हमारा बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये टर्म एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है। अगर किसी पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज़ 40% या उससे ज़्यादा सर्टिफाइड है तो उसे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा जाता है। अगर 40% है तो उसका है ना एक UDID कार्ड भी बनता है डिसेबल्ड पर्सनस का। अगर 40% से कम है तो उनको इतना बेनिफिट नहीं मिलता। अगर 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो उनको सभी राइट्स मिलते हैं, उनको जितने भी पेंशन होती है वो मिलती है उन्हें, मतलब जो भी स्कीम्स उनके लिए बनाई जाती है वो उनको यूज़ कर पाते हैं। इसी कैटेगरी को रिजर्वेशन और कई लीगल बेनिफिट्स मिलते हैं इसी की वजह से। अगर 40% है तो इसी से इनका सर्टिफिकेट बनता है, अगर ये नहीं है तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलती। 9th नंबर पे स्पेशल कोर्ट्स है। अगर डिसेबिलिटी राइट्स का वायलेशन होता है तो केसेस का जल्दी निपटारा हो सके, इसलिए स्पेशल कोर्ट्स का प्रोविज़न भी एक्ट में दिया गया है ताकि उनकी सुनवाई जो है वो हियरिंग जल्दी हो सके। अब एग्ज़ाम में RPWD एक्ट है, इससे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। सबसे पहला तो कि ये एक्ट पास कब हुआ था, वो हमारा 2016 में हुआ था। इस एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज़ है। 4% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा और 5% जो है हायर एजुकेशन अगर उनको लेनी है तो उसमें रिजर्वेशन मिलेगा। एज की बात करें तो 6 से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है 40% है। अगर 40% है या उससे ज़्यादा है तो वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आएंगे। अगर ये 5 पॉइंट अगर आपको याद है तो यहाँ से आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको सोल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो दोस्तों अब राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2000 सिर्फ एक लॉ नहीं है बल्कि ये एक राइट बेस्ड एक्ट है। ये हमें सिखाता है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनको सिंपैथी नहीं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, एक्सेसिबिलिटी, रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलनी चाहिए। हर सिटीज़न का हक है कि वो एजुकेशन ले, जॉब करे, पब्लिक प्लेसेस यूज़ करे और अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सके। अगर आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।